हेलो एंड वेलकम टू स्टडी सपोर्ट। हमारी सीरीज चल रही है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द एग्जाम जेके एसएसबी अकाउंट्स असिस्टेंट इन पंचायत। इसमें ऑलरेडी हमने 4 वीडियोस डिस्कस किए हैं और चारों की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखी है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वहां से आप वो देख सकते हैं। आज हम फिफ्थ वन डिस्कस करेंगे, यानी फिफ्थ पार्ट इसका डिस्कस करेंगे और इस फिफ्थ पार्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट 10 क्वेश्चंस। और असल में हम देख रहे हैं सेक्शन 1 जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K और ये इसी का फिफ्थ पार्ट है। सो लेट अस मूव टू द 61st क्वेश्चन दैट रीड्स व्हाट डज द रिट ऑफ हैबस कॉर्पस मीन, यानी जो रिट है हैबस कॉर्पस इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए टू फॉरबिड और टू स्टॉप, ऑप्शन बी यू शुड हैव द बॉडी, ऑप्शन सी बाय व्हाट वारंट, ऑप्शन डी टू कमांड। सो हैबस कॉर्पस का क्या मतलब है इनमें से। द आंसर इज हैबस कॉर्पस मीन्स यू शुड हैव द बॉडी। हैबस कॉर्पस एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब है यू शुड हैव द बॉडी। देखिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल अंडर 32 यानी 32 आर्टिकल के अंडर, और हाई कोर्ट्स जो हैं वो अंडर आर्टिकल 226 कर सकते हैं इशू रिट्स। 5 तरह के रिट्स इशू कर सकते हैं। एक हैबस कॉर्पस, सेकंड मैंडामस, थर्ड प्रोहिबिशन, फोर्थ क्यू वारंटो एंड फिफ्थ सर्शरारी। ओके, सो ये 5 रिट्स सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 इशू कर सकते हैं। और ये क्या है, चलिए यही देखते हैं। पहला है हैबस कॉर्पस विच मीन्स टू प्रोड्यूस द बॉडी। अगर कोई भी सिटीजन या कोई भी बंदा अनलॉफुली डिटेन किया है किसी प्राइवेट या किसी प्राइवेट कस्टडी में होगा या पब्लिक कस्टडी में होगा, तो हाई कोर्ट्स या सुप्रीम कोर्ट्स इशू करते हैं हैबस कॉर्पस रिट और उनको बोलते हैं कि उसको प्रोड्यूस करो। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। जो ही कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म हुआ था, फिर आपने सुना होगा शाह फैसल के बारे में। शाह फैसल ने फिर हैबस कॉर्पस रिट की थी सुप्रीम कोर्ट में, और उसका ये मतलब था कि आपको शाह फैसल को प्रोड्यूस करना है क्योंकि उसको आपने इलीगली डिटेन किया है। सो हैबस कॉर्पस रिट हम तब इशू करते हैं जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तब इशू करते हैं जब कोई भी पर्सन अनलॉफुली डिटेन होता है, इवन इन पब्लिक कस्टडी और प्राइवेट कस्टडी। ओके, देन सेकेंड वन दैट इज मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है वी कमांड, यानी यहाँ पे कमांड दी जाती है। यहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कमांड देता है लोअर कोर्ट्स को या ट्रिब्यूनल्स को या किसी भी पब्लिक अथॉरिटी को, वो कमांड देता है इन द फॉर्म ऑफ मैंडामस रिट और बोलता है कि आप जो अपनी पब्लिक ड्यूटी है वो अच्छे से परफॉर्म करो। ओके, तब ये मैंडामस रिट आता है जब पब्लिक ड्यूटी, देयर शुड बी द पब्लिक ड्यूटी should be in the concentration. So हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ये रिट तब इशू करता है जब ये उनको बोलता है कि लोअर कोर्ट्स या ट्रिब्यूनल्स को या पब्लिक अथॉरिटी को बोलता है कि आप अपनी जो ड्यूटी है वो अच्छे से परफॉर्म करो। ओके, उसके बाद सर्शरारी। सर्शरारी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड इसमें क्या होता है, इसमें जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो लोअर कोर्ट्स ने जो ऑलरेडी ऑर्डर्स पास किए होते हैं उन, या किसी ट्रिब्यूनल ने या किसी कॉजी जुडिशियल अथॉरिटी ने कोई उन्होंने ऑलरेडी कोई ऑर्डर पास किया है, उसको ये कॉश करते हैं। ओके, और ये क्या कंडीशन है कॉश करने की, अगर उन्होंने लोअर कोर्ट्स ने या ट्रिब्यूनल्स ने या कॉजी जुडिशियल अथॉरिटी ने एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन किया होगा या लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन उस डिसीजन में होगा, उस ऑर्डर में होगा, या ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, या देयर इज एनी वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, तब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस ऑर्डर को कॉश करते हैं, यानी उसको नलिफाई करते हैं, यानी उसको खत्म करते हैं। ओके, उसके बाद है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन जो है इसका मतलब होता है टू फॉरबिड और टू स्टॉप। इसमें क्या होता है, पहले मैं आपको ये प्रोहिबिशन और सर्शरारी जो है, एक आपने सुना होगा, मैं आपको दोनों को बहुत इजीली समझाता हूं। आपने सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसमें जो होता है प्रोहिबिशन में ये रिट तब होती है, आप समझ लो ये प्रिवेंशन है, यानी ये पहले ही
जो लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, पहले ही उनको बोलता है कि आप रुको, आप कोई इस केस या कोई भी केस जो उनके पास होता है उसमें प्रोसीड आगे मत करो, यानी उनको बचाता है। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सो यहाँ प्रोहिबिशन में उनको कहता है कि आप रुको, उनको स्टॉप करता है, उनको फॉरबिड करता है। और सर्शरारी क्या है? इट इज जस्ट लाइक द क्योर। उन्होंने कोई ऑर्डर पहले ही पास किया है और अगर वो एक्सेस ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, लैक ऑफ ज्यूरिसडिक्शन या अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा या वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनल जस्टिस हो गए उस ऑर्डर में, तब वो उसको कॉश करते हैं या नलिफाई करते हैं। ओके, सो ये दोनों आप याद रखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, पी प्रिवेंशन, पी यहाँ भी याद रखो प्रोहिबिशन में, और क्योर सर्शरारी। ओके, उसके बाद क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का मतलब होता है बट बाय व्हाट अथॉरिटी और कमांड। देखिए मैं आपको सिंपल ये समझाता हूं, आपकी ही एग्जाम्पल में लूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं दैट इज अकाउंट असिस्टेंट इन पंचायत, आपको ये एग्जाम पहले क्वालिफाई करना है, उसके बाद आपको ये ऑफिस अकाउंट असिस्टेंट इन पंचायत वाला पोस्ट आपको मिलेगा। अगर कोई आप में से कोई बंदा होगा जो बगैर इस एग्जाम को क्वालिफाई करके वहां उस ऑफिस में बैठेगा, तब क्या होगा? तब उसको कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट इशू करेगा, उसको बोलेगा आप किस अथॉरिटी से या किस वारंट से आप इस ऑफिस पे बैठे हो, तो और उसको बोलेगा आपको ये ऑफिस यू हैव टू रिस्ट्रेन, इट विल रिस्ट्रेन यू टू होल्ड एनी पब्लिक ऑफिस। सो ये रिट आपको रिस्ट्रेन करेगा वो पर्टिकुलर ऑफिस जो जिसमें आप एलिजिबल नहीं हो, उसमें आपको रोकेगा उस ऑफिस को होल्ड करने से। ओके, सो क्यू वारंट मीन्स बाय व्हाट अथॉरिटी और बाय व्हाट वारंट, आप किस वारंट या किस अथॉरिटी से किसी पब्लिक ऑफिस को होल्ड कर रहे हो, और ये जो क्यू वारंटो है ये आपको रोकेगा वो पब्लिक ऑफिस होल्ड करने से। ओके, सो ये 5 तरह के रिट्स हैं, हैबस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शरारी, प्रोहिबिशन एंड क्यू वारंटो। ओके, और आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट ये इशू रिट कर सकता है, एंड आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट्स ये रिट्स इशू कर सकते हैं। ओके, नाउ मूविंग टू द 62nd क्वेश्चन, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। आप नीचे वाले स्टेटमेंट्स देख लीजिए रिगार्डिंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। They embody the concept of welfare state. Second, they seek to establish social and economic justice in the country. Third, they are non-justiciable in nature. Fourth, they are fundamental in governance of the country. Which of the above statement or statements is correct? इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही हैं? सो इनमें से सारे स्टेटमेंट्स सही हैं। देखिए जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, दे एम्बेडी द कंसेप्ट ऑफ स्टेट वेलफेयर स्टेट। ओके, और दे सीक टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। उसके बाद ये नॉन जस्टिसेबल है। नॉन जस्टिसेबल मीन्स आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते कि इनको, और आप बोल सकते हैं उनको कि आप स्टेट को बोलिए कि ये you have to follow the directive principles, नहीं, state has the duty to उनको स्टेट को ड्यूटी बनती है कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फॉलो करे। ओके, और वही जो लास्ट वाला है, दे आर द फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, यानी उनको ये फंडामेंटल है फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, एंड स्टेट हैज द ड्यूटी टू अप्लाई फंडामेंटल राइट्स। ओके, सॉरी, टू अप्लाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 63, हु बिल्ड द स्टोन स्टेयर्स ऑफ शंकराचार्य टेम्पल। किसने स्टोन स्टेयर्स बनाए हैं शंकराचार्य टेम्पल के? ऑप्शन ए राजा गोपादित्य, ऑप्शन बी महाराजा गुलाब सिंह, ऑप्शन सी कल्हाना, ऑप्शन डी महाराजा ऑफ मैसूर। सो किसने बनाए हैं? द आंसर इज महाराजा गुलाब सिंह ने स्टोन स्टेयर्स बनाए हैं शंकराचार्य के। ओके, शंकराचार्य आपने देखा होगा ये श्रीनगर में है, और इट इज ऑन द टॉप ऑफ शंकराचार्य हिल। ओके, दैट इज इन द जबरवन माउंटेन रेंज, एंड इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, और ये बनाया है राजा गोपादित्य ने। जैनुल आबिदीन जो थे, जिनको बोलते हैं अकबर ऑफ कश्मीर भी, उन्होंने इसका रूप बनाया था जब अर्थक्वेक की वजह से वो डिस्ट्रॉय हुआ था। और शेख गुलाम मोहिद्दीन ए सिख गवर्नर, उन्होंने इसका डूम रिपेयर किया था। और महाराजा गुलाब सिंह, उन्होंने इसका स्टोन स्टेयर बनाया है शंकराचार्य टेम्पल का। ओके, फ्रॉम
दुर्गा नाग टेम्पल साइड। ओके, और उसके बाद महाराजा ऑफ मैसूर जो कश्मीर आए 1926 में, उन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन की है टेम्पल में। ओके, सो स्टोन स्टेयर जो बनाए हैं वो बनाए हैं महाराजा गुलाब सिंह ने। ओके, और शंकराचार्य टेम्पल बनाया है राजा गोपादित्य ने। ओके, सो लेट अस मूव टू द 64 क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू द नबार्ड। नबार्ड के हिसाब से आप नीचे वाले स्टेटमेंट्स देखो। नबार्ड नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आपके सिलेबस में है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, सो इस हिसाब से जो नबार्ड है वो आपको पता होना चाहिए। ओके, सो देखते हैं हम ये स्टेटमेंट्स पहले। जो नबार्ड है, इट इज ए स्टैचुरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 1982। जो नबार्ड है ये एक स्टैचुरी बॉडी है जिसको एस्टैब्लिश किया गया है 1982। दूसरा ऑप्शन, इट इज एन अपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया। ऑप्शन 3, it replaced the agriculture credit department ACD and rural planning and credit department RPCC. NABARD supervises state cooperative banks, district cooperative central banks and regional rural banks. So इनमें से अब कौन सा स्टेटमेंट है जो नबार्ड के बारे में सही है? द आंसर इज ये सारे स्टेटमेंट नबार्ड के बारे में सही है। मैंने आपको पहले भी बोला आपके सिलेबस में है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और नबार्ड के बारे में जरूरी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। पहला जो ऑप्शन था दैट इज इट इज अ स्टैचुरी बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 1982। स्टैचुरी बॉडी यानी ये एक लॉ या एक पार्लियामेंट के लॉ से पास बना है ये बॉडी, ठीक है। सो उसी को बोलते हैं स्टैचुरी बॉडी और ये बना है 1982 में। एंड इट इज द एपेक्स, ये सबसे बड़ा दिस डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है इंडिया में, नबार्ड। ओके, उसके बाद इससे पहले था एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट और रूरल प्लानिंग क्रेडिट सेल था और उनको फिर कॉश किया और उसके बाद लास्ट में उनको रिप्लेस किया विथ नबार्ड। ओके, उसके बाद नबार्ड जो है ये सुपरवाइज करता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सेंट्रल बैंक्स एंड रीजनल रूरल बैंक्स, और ये इनका फिर इंस्पेक्शन भी करता है। ओके, क्योंकि ये जो अपना क्रेडिट देता है फार्मर्स को या रूरल एरियाज में जो ये क्रेडिट देता है थ्रू दीज बैंक्स, नबार्ड गिव्स द क्रेडिट। ओके, उसके बाद हम देखते हैं 65th क्वेश्चन। In which among the following years a new liberalized industrial policy in India was announced for first time? इनमें से कौन सा साल ऐसा है जिसमें एक नई लिबरलाइज्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई? द आंसर इज इट इज 1991। ओके, उससे पहले इंडिया में जो भी पॉलिसीज थी वो लिबरलाइज्ड नहीं थी, ये पहली लिबरलाइज्ड पॉलिसी थी एंड इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऑफ 1991। बहुत ही इंपॉर्टेंट दिस इंडस्ट्रियल पॉलिसी है और आपके सिलेबस में भी है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, आपको इंडस्ट्रियल पॉलिसीज के बारे में क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इट वाज अ ब्रेक थ्रू, इट वाज a new beginning in industrialization in India. So industrial policy of 1991 आपको पता होना चाहिए। Okay, so let us move to the 66th question. Consider the following statements. Statement 1, the duration of monsoon decreases from southern India to northern India. Second statement, amount of annual rainfall in the northern plains of India decreases from east to west. देखिए जो पहला स्टेटमेंट है ये बोलता है the duration of monsoon decreases from southern India to नॉर्दर्न इंडिया। जो मूनसून का ड्यूरेशन है यानी वो जो मूनसून विंड्स जो हैं उनका जो ड्यूरेशन है वो साउदर्न इंडिया में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द नॉर्दर्न इंडिया। ओके, और दूसरी चीज द अमाउंट ऑफ एनुअल रेनफॉल इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया डिक्रीजेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी जो एनुअल रेनफॉल है नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में गंगा प्लेन्स वो डिक्रीज करता है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। क्या इन दो में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द आंसर इज these two statements both are correct. ओके, देखिए मैं आपको थोड़ा सा आज फिर से मूनसून के बारे में बोलूंगा और ये रेनफॉल जो क्वेश्चन है इसके बारे में भी बोलूंगा क्योंकि क्लाइमेट ऑफ इंडिया आपके सिलेबस में है और क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज एक्चुअली द मूनसूनल क्लाइमेट। सो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, सो जितना भी बार आप इसको सुनोगे दैट विल बी बेटर फॉर यू। देखिए द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज टिपिकल मूनसूनल क्लाइमेट और मूनसूनल क्लाइमेट के क्या फीचर्स होते हैं? देयर इज अ सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स इन द फॉर्म ऑफ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट विंड्स। देखिए मैं समझाता हूँ।
मॉनसून में रिवर्सल ऑफ विंड्स होता है। देखिए पहले विंड्स आती है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी, दैट हिट्स द केरला कोस्ट, ओके। उसके बाद वो पूरे इंडिया में आ जाते हैं और फिर एंडिंग सितंबर में वो इंडिया से स्टार्ट करते हैं वापस रिट्रीट करना, सो रिवर्स करते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में हमें बताया है कि जो साउदर्न इंडिया में है वहाँ पे ज़्यादा टाइम पे रहते हैं मूनसून विंड्स, और नॉर्दर्न साइड में उतना ज़्यादा टाइम में नहीं रहते हैं। ऑब्वियसली पहले तो साउथ में ही हिट करते हैं, इसीलिए वो साउदर्न टाइम में ही रहते हैं और नॉर्दर्न टाइम में बाद में पहुंचते हैं, और वो रिट्रीट पहले करते हैं नॉर्दर्न से और बाद में लास्ट में साउदर्न से रिट्रीट करते हैं। सो द आंसर इज, सो द ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है दैट इज, जो मूनसून है उनका जो नॉर्दर्न प्लेन्स में एनुअल रेनफॉल वो इस पोर्शन में ज्यादा करते हैं, ओके। और ये जो वेस्ट वाला पोर्शन है यहाँ पे कम करते हैं। आप अगर देख सकते हैं यहाँ पे जो ईस्ट वाला पोर्शन ऑफ इंडिया, इंडियन प्लेन्स हैं वो क्लोज हैं टुवर्ड्स दिस सी, बे ऑफ बंगाल के वो क्लोज्ड हैं, और जितना आप दूर जाओगे यहाँ से उतना वो सी से दूर हो जाएगा, ये जो वेस्टर्न साइड ऑफ इंडियन प्लेन्स हैं। सो ऑब्वियसली यहाँ पे कम रेनफॉल होगा, और यहाँ इस साइड में जो बे ऑफ बंगाल के साइड में है, ईस्टर्न साइड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, यहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होता है, ओके। सो वो दोनों ऑप्शन सही हैं। Okay, so let us move to the next question. Consider the following statements. There are three distinct crop seasons in the northern and interior parts of the country, namely Kharif, Rabi and Zaid. जो northern and interior parts of India हैं, यहाँ पे 3 distinctive crop seasons होते हैं जिनका नाम खरीफ, रबी और जैद होता है। और उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट, द खरीफ सीजन लार्जली कोइंसाइड्स विद द साउथ वेस्ट मूनसून। जो खरीफ सीजन होता है ये कोइंसाइड करता है विद साउथ वेस्ट मूनसून, यानी मूनसून के साथ ही आ जाता है ये सीजन, खरीफ सीजन, ओके। सो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स सही है? द आंसर इज दीज बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखिए आपके सिलेबस में भी हैं क्रॉप्स ऑफ J&K एंड क्रॉप्स ऑफ इंडिया। 3 तरह के क्रॉप सीजन होते हैं यहाँ पे, रबी, खरीफ एंड जैद। रबी क्रॉप सीजन जो होता है इसमें सो किया जाता है अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में क्रॉप्स सो किए जाते हैं, और हार्वेस्ट किए जाते हैं मार्च, अप्रैल और मई में। और इनमें से जो मेन क्रॉप्स हैं दैट इज वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, मस्टर्ड एटसेट्रा। तो कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रबी क्रॉप। सो वीट, बार्ली, पीज, ग्राम, मस्टर्ड ये होते हैं रबी क्रॉप्स, और ये स्टेट्स भी मैंने यहाँ पे दिए हैं कहाँ कहाँ ये सो किए जाते हैं। उसके बाद जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं इनको सो किया जाता है जून, जुलाई, और हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर एंड अक्टूबर में। और इस जो मेन खरीफ क्रॉप्स हैं दैट इज राइस, मेज, जवर, बाजरा, थुर, मूंग, उर्द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन एटसेट्रा, ओके। और यहाँ मैंने स्टेट्स भी रखा है। उसके बाद जैद जो है ये सीजन जो होता है, ये क्रॉपिंग सीजन ये होता है बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप। सो इसमें सो एंड हार्वेस्ट बिटवीन मार्च एंड जुलाई में किया जाता है, ओके। दोनों सो भी किया जाता है और हार्वेस्ट भी इसी पीरियड में किया जाता है बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप। और जो मेन इसके क्रॉप्स हैं दैट इज सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फोडर क्रॉप्स एटसेट्रा, ओके। सो क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, इसीलिए मैंने क्रॉप्स भी दिए हैं यहाँ पे, और इनमें जो सोविंग सीजन एंड हार्वेस्टिंग सीजन है वो भी दिया है, ओके। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 68th क्वेश्चन। Consider the following statements with respect to Panchayat Raj Act 1989. Okay, आपके सिलेबस में सीधे दिया है पंचायत राज एक्ट 1989. It contains 14 chapters, 83 sections and 6 schedules. जो पंचायत राज एक्ट 1989 है इसमें 14 चैप्टर्स हैं, 83 सेक्शंस हैं एंड 6 स्केड्यूल्स हैं। द वार्ड मजलिस शैल मीट एट लीस्ट वंस इन 2 months। जो वार्ड मजलिस है वो मीट करती है वंस इन 2 months। उसके बाद कोरम फॉर मीटिंग ऑफ वार्ड मजलिस शैल नॉट बी लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। जो कोरम होना चाहिए वार्ड मजलिस का, कोरम मीन्स जो मिनिमम मेंबर्स प्रेजेंट होने चाहिए वो होने चाहिए नॉट लेस देन 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स। उसके बाद लास्ट ऑप्शन, सीट्स फॉर scheduled cost and scheduled type in पंचायत हल्का shall be reserved on the basis of their proportion। यानी जो सीट्स होगी scheduled cost and scheduled tribe के लिए इन पंचायत हल्का वो होना चाहिए, वो रिजर्व होना चाहिए और उनका बेस होना चाहिए जितना उनका प्रपोर्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर पंचायत अगर एक हल्के में
ऑलमोस्ट 30% ऑफ स्केड्यूल्ड कॉस्ट और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे, तो उतना ही उनके सीट्स बनते हैं पंचायत हल्के में। ओके, सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? द आंसर इज सी। इसका मतलब है फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ और करेक्ट, एंड सेकंड वन, द वार्ड मजलिस शैल मीट एट लीस्ट वंस इन 2 months इज इनकरेक्ट, क्योंकि the correct is that the ward majlis shall meet at least once in 3 months, okay, not in 2 months but once in 3 months, okay, इसलिए ये गलत हो गया यहाँ पे। okay, so let us move to the next question. Who received the award of global goalkeeper from the Bill and Melinda Gates Foundation? so किसको global गोल कीपर अवार्ड मिला है फ्रॉम बिल एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन से? सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, AR रहमान, रतन टाटा। सो किनको मिला है ये? द आंसर इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट इज नरेंद्र मोदी। और मैंने ये क्वेश्चन क्यों रखा है, आपने सुना होगा स्वच्छ भारत अभियान जो है दैट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम आपके सिलेबस में है। और इनको जो नरेंद्र मोदी को जो ये अवार्ड मिला है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड, दैट इज फॉर हिज कमिटमेंट फॉर द स्वच्छ भारत इंडिया। ओके, सो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है, एंड इट इज वन ऑफ द पोटेंशियल क्वेश्चन, हो सकता है ये क्वेश्चन आ सकता है। ओके, सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 70. Consider the following provisions under directive principles of state policy enshrined in the Constitution of India. देखिए, ये प्रोविजंस आपको देखने हैं जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखते हैं कौन कौन से प्रोविजंस। द सिक्योरिंग फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया ए यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत्स, promoting cotton industries in rural India, to protect and improve the environment. Which of the above is or Gandhian principles that are reflected in the directive principles of state policy? So इनमें से कौन से हैं जो Gandhian principles reflect करते हैं? The answer is second and third, C option. So organizing village पंचायत जो है that is Gandhian principle, and promoting cottage industries in rural areas, rural India, that is also Gandhian principles. और ये जो है securing for citizens of India uniform civil code and to protect and improve the environment, ये Gandhian principles नहीं है, ये liberal principles हैं। ओके, देखिए मैं आपको बताता हूँ जो directive principles of state policies हैं उनको हम classify कर सकते हैं social principles, गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड लिबरल प्रिंसिपल्स। और जब भी आप इसको पढ़ेंगे डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, आप अलग अलग पढ़ेंगे इनको। सोशल प्रिंसिपल्स अलग, इसमें जो आर्टिकल्स हैं यहाँ मैंने दिए हैं। गांधीयन प्रिंसिपल्स अलग हैं, उसमें जो आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47 एंड 48। और ऐसे ही लिबरल प्रिंसिपल्स जो हैं वो भी आप अलग पढ़ोगे। ओके, सो जब भी आप डायरेक्ट प्रिंसिपल्स पढ़ोगे तो आप अलग अलग उन आर्टिकल्स को पढ़ोगे अंडर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स, अंडर गांधीयन प्रिंसिपल्स एंड अंडर लिबरल प्रिंसिपल्स। सो इसके लिए बेस्ट सोर्स जो मैं बताऊंगा आपको दैट इज लक्ष्मीकांत की जो बुक है, वहां पे ये बहुत अच्छे से दिए हैं। ओके, सो देखिए हम जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K के क्वेश्चंस MCQs कर रहे हैं, और अभी तक हमने 70 क्वेश्चंस MCQs किए हैं। अब जब आपका डेट शीट निकलेगा तब हम और 70, जब एग्जाम का डेट टाइम टेबल निकलेगा, आपको डेट शीट निकलेगा, तब हम और 70 क्वेश्चंस इस पे करेंगे, और उसमें हम ज्यादा फोकस करंट अफेयर्स पे रखेंगे। ओके, सॉरी, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम एक एक करके इन पार्ट्स के MCQs करेंगे। जैसे पॉपुलर नेम्स ऑफ पर्सनालिटीज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, 73rd अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, ऐसे ही हर एक पार्ट पे अलग अलग क्वेश्चंस हम MCQs करेंगे और अच्छे से हम इसको डेप्थ में देखेंगे। सो इससे क्या होगा, इससे आपका जो सिलेबस है ये वाला पोर्शन, फर्स्ट सेक्शन जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली हम इसको कवर करेंगे। उसके बाद हम सेकंड पोर्शन उठाएंगे कंप्यूटर्स या अकाउंटिंग, और ऐसे ही हम बाद में बाकी पोर्शंस हॉरिजेंटली एज वेल एज वर्टिकली कवर करेंगे। ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, फर्स्ट लाइक द वीडियो एंड शेयर ऑल्सो। अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है, डू सब्सक्राइब टू द चैनल, क्योंकि उसके बाद आपको ऐसे ही सारे वीडियोस मिलेंगे। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।